गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2021 का, बिहार बोर्ड का वार्षिक परीक्षा 2021 के केमिस्ट्री क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके बाद इसके सेकेंड वीडियो में 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे और थर्ड वीडियो में 51 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। बच्चों, इससे पहले जो है वो हम 2023, 2022 और 2024 है ना, 24, ये सभी एनुअल एग्ज़ाम के जो जितने भी प्रश्न थे उनका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल हम करवा चुके हैं हल। यदि वो सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप निश्चित रूप से देख लें। चूँकि मैं बार बार कहता हूं कि बिहार बोर्ड अपने प्रश्नों को काफ़ी रिपीट करता है। यदि आप सभी सीरीज़ को देखेंगे तो देखेंगे कि हर साल से लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो यदि आप है सो पिछले 5 साल के प्रश्नों का अगर हल आप देख के जाते हैं तो आप निश्चित रूप से 35 में 35 मार्क्स, सिर्फ रिपीट प्रश्नों से 35 में 35, 70 में से 35 प्रश्नों को आप सही कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 2021 के प्रश्नों का हल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है द सबस्टांस विच एग्जिबिट्स पारामैग्नेटिज्म। तो इसमें हम देखेंगे वाटर एक डायामैग्नेटिक जो सबस्टांस है, NaCl भी डायामैग्नेटिक है, O2 जो है यहाँ पे पारामैग्नेटिज्म है, और ये बेंजीन है वो भी क्या है, यहाँ पे डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे 3 जो है वो डायामैग्नेटिक है और ये पारामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होने के लिए क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसमें उसको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है उसको पारामैग्नेटिक कहते हैं। याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, उसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो सर MO डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब डायग्राम आप बनाइएगा O2 का तो O2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 वो पारामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम कई प्रश्न आपको बता देते हैं कि पारामैग्नेटिज्म शो करने वाले और कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे देखिए S2 भी जो है वो पारामैग्नेटिज्म शो करता है, B2 भी पारामैग्नेटिज्म शो करता है, N2 पे 2 माइनस अगर रहे तो ये भी पारामैग्नेटिज्म शो करता है, NO अगर रहे तो पारामैग्नेटिज्म शो करता है, NO2 अगर रहे तो ये भी पारामैग्नेटिज्म शो करता है। इसके अलावा O2 तो करता ही है, और O2 का अगर हम आयंस में देखें तो O2 पे 1 माइनस भी पारामैग्नेटिज्म शो करता है और O2 पे 1 प्लस भी पारामैग्नेटिज्म शो करता है। 1 माइनस कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं कि O2 पे 2 अनपेयर हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि O2 पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं सर, ठीक है। 1 माइनस कर देंगे मतलब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 पेयर हुआ, अभी भी तो 1 अनपेयर रहा, मतलब ये भी 1 माइनस करने पर भी O2 माइनस पारामैग्नेटिज्म हो गया। 1 प्लस करने का मतलब क्या हुआ सर कि पहले से 2 अनपेयर था, तो 1 प्लस कर दिए तो क्या होगा, 1 ये भी हट जाएगा, तब भी तो 1 अनपेयर बचेगा। तो 1 माइनस करने और 1 प्लस, O2 पे 1 माइनस करने या 1 प्लस करने, ये तीनों केस में O2 क्या शो करता है, पारामैग्नेटिज्म को। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर डायमैग्नेटिज्म का बात करें तो जो O2 पे 2 माइनस अगर कर दें, सोचिए कि इस ऑक्सीजन पे, इस O2 पे कितना, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस कर दे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से O में ऑक्सीजन में ला रहे हैं, दोनों पेयर हो जाएगा। अब जब दोनों पेयर हो जाएगा तो पारामैग्नेटिक हो जाएगा। या अगर ऐसा करें कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में और दोनों को ही बाहर निकाल दे, 2 प्लस कर दें, यानी इसको भी हटा दें इसको भी हटा दें, तो अनपेयर 0 हो गया। तो O2 पे 2 माइनस वाला
और O2 पे 2 प्लस वाला दोनों डायामैग्नेटिक होता है, जबकि हम क्या बोले, ऑक्सीजन पारामैग्नेटिक, O2 पे 1 माइनस पारामैग्नेटिक, O2 पे 1 प्लस पारामैग्नेटिक। ठीक है, ये चीज़ एकदम आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का हल हमारा बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल अमीन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है बुर्ज रिएक्शन, सेकेंड है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अगर पढ़े हैं कि जो प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री अमीन बनाने का सबसे उपयुक्त विधि जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया माना जाता है। इसमें क्या लेते हैं कि जितना कार्बन का अमीन हमको बनाना है उससे 1 कार्बन अधिक वाला हम क्या लेते हैं, एमाइड लेते हैं। जैसे यहाँ पे मिथाइल बनाना है ना, तो 2 कार्बन वाला एमाइड लेते हैं, NH2, ये एमाइड हो गया। इसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, Br2 के साथ, किसके उपस्थिति में, तो सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा सर, ये CO जो है ना ये सिर्फ आउट हो जाएगा, बाकी ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, CH3NH2। ये देखिए मिथाइल अमीन बन के तैयार है ना। यही चीज़ होता है। इसके अलावे बाय प्रोडक्ट बहुत सारे निकलते हैं, तो हमको उधर अभी नहीं देखना है। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्राइमरी अमीन बनाने का एक काफ़ी उपयुक्त विधि है, और चूँकि मिथाइल अमीन बोला गया है तो मिथाइल अमीन भी एक प्राइमरी अमीन है, तो इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कॉपर पाराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाराइट का सूत्र होता है CuFeS2। इसका प्रश्न ऐसा भी ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हो गया, समझिए सभी का सभी प्रश्न समझिए रिपीट है, कोई एक भी प्रश्न ऐसा है नहीं है जो रिपीट नहीं है। कॉपर पाराइट के बारे में कई प्रश्न पूछे गए हैं, और कई पिछले जो हम सॉल्यूशन करवाएं उसमें भी फॉर्मूला पूछा गया है। तो कॉपर पाराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मेटल के ओर में 2 मेटल पाए जाते हैं, कौन से धातु के एस्क में 2 धातु पाए जाते हैं। तो कॉपर पाराइट याद रखिएगा, इसमें देखिए कॉपर भी और आयरन भी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल MgCl विलयन के हिमांक में अवनमन है। यानी पूछा गया इन कंपेरिजन टू 0.1 मोल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोल MgCl2 सॉल्यूशन इज। तो इसका वॉन हॉफ फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉन हॉफ फैक्टर। आपको देखिए ये प्रश्न काफ़ी देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ टफ है नहीं। क्या नहीं टफ है, तो सर ग्लूकोज जल में घुल के 0 आयन्स देता है, नो आयनाइजेशन, जबकि MgCl2 जो है वो आयन में, जैसे देखिए MgCl2 जब आयन्स में टूटेगा तो Mg पे 2 प्लस 2 Cl पे 1 माइनस, तो टोटल आयन कितना बना, 1 Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, 3 आयन बना। 3 आयन बना मतलब क्या कि जहाँ ग्लूकोज 0 आयन्स दे रहा था वहीं ये 3 आयन दिया, तो इसके बीच में आयन्स का डिफरेंस 3 हुआ। या यूँ कहें कि इस कंपाउंड का जो वॉन हॉफ फैक्टर है वो कितना हुआ, 3 हुआ। तो जिसका जो जितना बढ़ा आयन्स की संख्या इनिशियल वाला से लेकर के इसमें जितना बढ़ा उतना गुना इसका क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कितना 3 टाइम बढ़ रहा था, तो अबाउट 3 टाइम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यदि प्रश्न इसके जगह में कुछ दूसरा ही देता, अगर मान के चलिए NaCl रहता तो 2 आयन टूटता तो 2 गुना बढ़ता। यहाँ 3 आयन टूटने वाला है, 0 से 3 पे आ रहा है, तो 3 गुना इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 3 गुना क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 5 को देखिए, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन कहते किसको हैं, ये चीज़ को आप जान लीजिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर प्लस चार्ज भी बन जाए और माइनस चार्ज भी बन जाए। तो ज्विटर आयन फॉर्म करने का कैपेसिटी जनरली कहिए तो जितने अमीनो एसिड्स हैं ना बच्चों,
याद रखिएगा। अगर प्रश्न ऐसा भी पूछा जाए, अमीनो एसिड्स ही क्या करते हैं, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, अमीनो एसिड। ठीक है, टोटल अमीनो एसिड की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड में 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। जो इसेंशियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इसेंशियल है वो बॉडी खुद बना लेता है, नॉन इसेंशियल उसको हम लोग फूड सप्लाई से लेते हैं, है ना। 20 अमीनो एसिड मिलके ही किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है सर। किसका, प्रोटीन का। ये 20 अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, तो सर याद रखिएगा पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नाइट्रो कंपाउंड है, ये अमीन है, ये एसिड है, और ये जो है वो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ये, इसको अगर इसको डी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2NCHCOOH, यही चीज़ है, ये ग्लाइसिन इसका नाम है। तो इसमें देखिए कि प्लस और माइनस कैसे फॉर्म करेगा। ये जो H है ना बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, इसके पास H आ जाएगा। तो नाइट्रोजन चूँकि 3 बॉन्ड ही बनाता है, अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, तो सर 4 बॉन्ड बना लिया। किधर किधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, और चूँकि यहाँ से H प्लस निकला है तो यहाँ पे O पे माइनस बन जाएगा। तो जितने भी जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्लस और माइनस एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर बना लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। याद रहेगा। जैसे देखिए ज्विटर आयन क्यों बनाता है, ये जो अमीनो एसिड है ज्विटर आयन क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें एक बेसिक ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये बेस हो गया, और इसी में एक एसिडिक ग्रुप H प्लस देने वाला भी है और लोन पेयर देने वाला भी है, यानी बेस भी है और एसिड भी है। इसके कारण यहाँ पे क्या बनाएगा, इधर 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 प्लस, इधर माइनस बना लेगा और इधर प्लस बना लेगा, यहाँ माइनस बना लेगा, और ये 2 के जगह H यहाँ से निकल के यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ प्लस बन जाएगा। तो माइनस और प्लस एक ही मॉलिक्यूल में जब हो जाए तो उसको ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन बनाने की टेंडेंसी जो है वो किसके पास होता है, अमीनो एसिड के पास। तो डी नंबर जो है वो अमीनो एसिड है। कौन सा नाम है, तो सर ग्लाइसिन है। कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है। क्लियर है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को, परगलन विधि में क्या है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो किसके साथ करते हैं, स्मेल्टिंग में मेटल ऑक्साइड को किसके साथ गर्म करते हैं, तो सर कार्बन के साथ। ये प्रश्न भी रिपीटेड है ना, कार्बन के साथ स्मेल्टिंग करते हैं। 7 नंबर है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B गिव्स C के लिए दर है, यानी रेट पूछा गया है। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A+B गिव्स C इज। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ये है, ये है, ये है, एक इनमें से कोई नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट है वो इनिशियल रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है। मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 ये दोनों का क्या होगा, 0 होगा। कब, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तब। तो देखिए ढूंढिए 0 वाला कहाँ है। दर जो है, रेट जो है वो A और B पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब 0 रहेगा दोनों के ऊपर। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K, ये रेट कांस्टेंट है, और A⁻0 और B⁻B 0 होगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 8 है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। पूछा गया है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। तो सबसे पहले कैल्शियम फॉर्मेट का आप
फॉर्मूला को लिखिए HCO, है ना, उसके बाद इधर O होगा, फॉर्मिक एसिड से कैल्शियम फॉर्मेट बना होगा जैसा नाम पता चल रहा है, यहाँ भी होगा CO और इधर होगा H, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको इधर से काट दीजिए, काटिएगा इधर से बीच से, तो क्या निकला HCHO, ये चीज़ निकल गया। और इधर क्या निकला CaC और O3 प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी बना क्या बना, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना। ड्राई डिस्टिलेशन में यही होता है कि इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए ढूंढिए कि कहाँ है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये है सर फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन करवाने से फॉर्मल्डिहाइड देता है। क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर को देखते हैं। A, B और C तत्वों का मानक उपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 वोल्ट एंड माइनस 0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, यानी पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर। स्टैंडर्ड, यहाँ पे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट A, B, C दिया हुआ है तीनों का, और पूछा गया है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिए, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा माइनस होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस यानी कम किसका दिख रहा है, इसका बी, ये A का है, ये B का है और ये C का है। तो सबसे कम B का माइनस में दिख रहा है तो B अधिक होगा, B अधिक ढूंढिए। यहाँ पे B अधिक दिखा, उसके बाद C का माइनस में है तो C होगा, और सबसे ज़्यादा प्लस A का है तो A का कम होगा, यानी ऑप्शन हमारा D सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। जितना अधिक माइनस में होगा उतना ही उसका उस मेटल का रिड्यूसिंग कैपेसिटी अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 10 को। एंजाइम क्या है, पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया कि एंजाइम क्या है। तो बार बार मैं कहता हूँ कि सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। जैसे मैं ये प्रश्न एक बार और रिपीट हुआ था जो अयस्क वाला था कि सभी खनिज जो है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। सभी खनिज, याद करिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क जो है ना बच्चों, वो खनिज ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो सभी एंजाइम हो वो प्रोटीन ही होगा, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C नंबर की एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ये प्रश्न रिपीटेड है, फेन उत्प्लवन विधि से। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड अयस्क का कंसंट्रेशन किया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाएगा, सॉल्यूशन में, प्रिसिपिटेट में, सॉल में या वेपर में। यानी पूछा गया कि विलियन में टिंडल प्रभाव बनेगा, अवक्षेप में बनेगा, या सॉल में बनेगा, या वाष्पों में बनेगा। तो याद रखिएगा सॉल में। सॉल को ही बोला जाता है कोलाइडल सॉल। क्या बोला जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल कहते हैं, कैसा, तो टीनी सॉलिड, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनी सॉलिड पार्टिकल्स, टीनी सॉलिड पार्टिकल्स जब डिसॉल्व रहेगा किस में, इन लिक्विड मीडियम। किस में, तो लिक्विड मीडियम में, तो इसको कहते हैं सॉल। और इस सॉल में ही क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल का प्रभाव सॉल में ही दिखता है। जैसे छप्पर रहता नहीं है, छप्पर है, घर है ऐसा, और इस घर से ये छोटा सा कहीं छेद है, एकदम बहुत छोटा सा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब घर में एंट्री करेगा एकदम टॉर्च की लाइट की तरह, तो देखिएगा कि उस लाइट में
एकदम धूल कण के छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए नज़र, काफ़ी तेज़ी गति से उड़ते हुए नज़र आएंगे। इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल का प्रभाव। तो ये टिंडल का प्रभाव कौन दिखाता है? सॉल। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। मैं बताया हूँ, ये प्रश्न भी रिपीटेड हो गया, तो ये ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है। 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को जब अभिक्रिया करवाएंगे बच्चों सोडियम से, तो ये क्या देगा? जस्ट रिपीटेड यहाँ एक आर था तो आर और आर 2 बार जुड़ जाएगा और यहाँ पे NaX, यानी कि इसी अभिक्रिया को किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो सर ड्राई ईथर की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया से हाइयर अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइयर अल्केन। जैसे आपसे पूछ ले अगर कि बताइए कि मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल कैसे बनाएंगे, इथेन कैसे बनाएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे सर, इसी को मिथाइल ब्रोमाइड का 2 मोल लेंगे। कितना मोल? 2 मोल। इसका 2 मोल और अभिक्रिया कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, किसके उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो है ना, ये CH3 रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, CH3 बॉन्ड CH3 हो गया इथेन, और यहाँ बन जाएगा NaBr। समझ गए? तो इस अभिक्रिया से पूछा गया है कि एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसी अभिक्रिया को तो ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये तीनों चीज़ रिपीट हुआ है, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया। ये तीनों के बारे में हम 2024 वाला समथिंग ऐसा ही कुछ PYQ सीरीज में करवा चुके हैं। वो सभी वीडियो को आप देखिएगा तो निश्चित, मैं बार बार कहता हूँ कि 70 में से 50 नहीं 60 प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं यदि पिछले 5 वर्षों के सभी प्रश्नों का हल आप देख के जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको समझ गए? एल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया करवाएंगे जब सोडियम से, तो उसको ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 को पूछा गया है कि इस संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज। तो निकालिए, किसका निकालना है? क्रोमियम का। तो जिसका निकालना है उसको X मानेंगे। H2 वो एक क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 मानेंगे। Cl2 की संख्या 2 है और एक Cl2 क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, 1 माइनस होता है तो 1 माइनस से गुना करेंगे और जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है उसको बराबर के इधर लिखेंगे। तो X प्लस 2 गुना -1 मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू +1। तो X बराबर होगा +1 और ये माइनस इधर जाके +2 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो +3 होगा। आंसर कितना होगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी अमोर्फस पूछा गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड इज। तो बेरवादार बोले या अमोर्फस बोले, देखिए ढूंढिए। हीरा क्या है? तो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट क्या है? तो सर हीरा का ही तो भाई ग्रेफाइट है तो ये भी क्रिस्टलाइन है। नमक क्या है? सर तो नमक जानते हैं कि क्रिस्टल होता है तो नमक भी क्रिस्टलाइन है। रबर जो है वो एक क्या है? अमोर्फस सॉलिड है। अमोर्फस सॉलिड है यानी बेरवादार सॉलिड का उदाहरण कौन है? रबर। इसके अलावा यदि हम अमोर्फस या का बात करें कि अमोर्फस और कौन कौन होता है, तो याद रखिए एकदम VVI चीज़, प्लास्टिक। कौन होता है? प्लास्टिक। उसके बाद बच्चों अगर बात करें ग्लास, कौन होगा? ग्लास। उसके बाद हम तो अब यहाँ देख ही लिए कि रबर भी होता है अमोर्फस। उसके बाद जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सभी अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करें पीच, है ना, पीच, ये सभी अमोर्फस के एग्जाम्पल हैं और एग्जाम में यही सब कई बार रिपीट करके पूछा भी जाता है। तो इनको आप नोट करके कहीं पे एकदम याद कर लीजिए। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन अगर आपको फंसा के पूछा जाता है तो कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन का उदाहरण है। उसके बाद कैल्साइट जो एक बोलते हैं, कैल्साइट, ये भी क्रिस्टलाइन का उदाहरण है। शुगर अगर बोले तो शुगर भी क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है जैसे नमक होता है। माइका का बात करें, माइका भी क्रिस्टल ही होता है। डायमंड का बात करें, जो हीरा अभी बता रहे थे, है ना, डायमंड भी क्रिस्टल ही होता है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टल ही होता है। क्लियर है? तो
अब समझ गए ना कि रबर जो है वो अमॉर्फस है यानी बेरवादार है, बाकी तीनों का तीनों यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 को देखिए। अभिक्रिया C2H5 यानी कि इथाइल ब्रोमाइड लिया गया है, इथाइल ब्रोमाइड, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया गया है। ये काफ़ी VVI है, ये भी रिपीट हुआ है, C2H5Br, है ना। देखिए इसको हम तोड़ के थोड़ा लिखते हैं ऐसे कि CH3CH2Br लिख दिए इसी चीज़ को ऐसे। इसका अभिक्रिया देखिए दो तरीके से, दोनों याद रखिएगा। यदि अल्कोहलिक KOH के साथ करवाया जाएगा अभिक्रिया, और एक रहेगा एक्वस KOH, है ना। जब अल्कोहलिक KOH के साथ इसका अभिक्रिया करवाया जाएगा तो बनेगा इथीन, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। और एक्वस KOH के साथ अगर करवाया जाएगा तो बनाएगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, है ना। अल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है, और बेस की तरह काम करने के कारण यह क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। जबकि एक्वस KOH जो है वो कैसा काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और इससे अभिक्रिया अगर होगा तो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, विस्थापन। ये OH जो है वो इस Br को सिर्फ विस्थापित कर देगा, Br के जगह पे OH आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH पूछा जाए तो इथीन बनेगा, और एक्वस KOH पूछा जाए तो अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक है मीडियम तो इथीन बनेगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 17। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है ना। फोटोग्राफिक तो 17 नंबर प्रश्न था कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, है ना। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, किसमें, तो सर जिलेटिन में मिला करके सिल्वर ब्रोमाइड का लेप जो है सो फोटोग्राफिक प्लेट में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 को देखते हैं। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ये प्रश्न भी रिपीटेड हो गया है ना। क्या होता है, जैसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। किस दर ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट और रेट का जो है यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का जो यूनिट है वो सेम होता है। तो पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जैसे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बात किया जाए तो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रहेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जब हम रेट लिखते हैं, आपको याद होगा कि जब रेट लिखते हैं तो बराबर में रेट कांस्टेंट का जिक्र करते हैं। जैसे अगर ए रिएक्टेंट रहा और बी रहा तो इस कांस्टेंट का भी यूनिट होता है। तो जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए इस के का जो यूनिट होता है वो वही होता है जो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अभी हम बात बता रहे थे कि यही यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का भी, और के का भी यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए यही सेम होता है। तो आंसर तो हमारा जीरो ऑर्डर हो गया। यदि के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, बात समझ गए, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है और रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होता है। किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है। यदि के का यूनिट हम बात करें, रेट कांस्टेंट का यूनिट का बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट जो होता है वो होता है पर सेकेंड। क्या होता है, पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, है ना।
इन जनरलाइज, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए किसका यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का। अगर जनरल में बात करें कि सर के का यूनिट कैसे निकालेंगे जनरल, तो बताइए। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और सेकेंड पर माइनस 1। इसमें एन क्या है, तो एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि आपसे पूछ दे कि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए के का यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो सभी एन को जीरो बना दीजिए, सभी एन को जीरो बना दीजिए। तो क्या निकलेगा, एक में जीरो घटेगा तो मोल बचेगा, तो बचेगा सर मोल, क्या बचेगा मोल। सर जीरो में से एक माइनस एक घटेगा तो माइनस एक बचेगा पर लीटर और पर सेकेंड। ये हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। यदि यही अभी हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाइए सर, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, एक। तो यहाँ एन को एक रख दीजिए, एक में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो। तो मोल पे जीरो का मतलब कितना, एक हो गया। किसी भी चीज़ के ऊपर एक के ऊपर अगर जीरो होता है, इसका बराबर वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ भी 1 रख देंगे तो 1 में 1 घट के ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 गुना पर सेकेंड, तो सिर्फ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड। क्लियर है। उसी तरीके से यदि बात करें सेकेंड ऑर्डर का, तो सर एन का वैल्यू 2 रखिए, क्या रखिए, एन का वैल्यू 2 रखिए। तो इसको बनाइए 2 और इसको बनाइए 2। तो एक में से -2 घटेगा तो एक तो बचबे करेगा पर मोल, और 2 में से एक घटेगा तो लीटर बचेगा ही और पर सेकेंड। समझ गए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा गया है वो जनरलाइज लिखा गया है। कौन, कि अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो इस चीज़ को आप याद रखिए, और इसमें जिस ऑर्डर की अभिक्रिया आपको पूछे उसका एन का वैल्यू को पुट कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा। एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 को, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया जो है, अल्डोल कंडेंसेशन वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। बता रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है ना, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। शर्त क्या है कि सर अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वही अल्डोल कंडेंसेशन देता है, अल्डोल कंडेंसेशन देता है। समझ गए क्या हम बोल रहे हैं। सर जो अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड HCOH है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या कि इसके बगल में अगर कोई कार्बन रहता है और उस कार्बन पे रहता है, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, उत्तर इसका तो यहाँ पे ये ईथर है तो ये देगा नहीं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया और ये CHO हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे यदि हाइड्रोजन रहता तब बोलते वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे यहाँ पे क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो दिखेगा साफ। कैसे साफ दिखेगा, तो देखिए ना सर, 1 2 3 और यहाँ से CHO बनाइए। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो बेंजल्डिहाइड है वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। ऑप्शन डी को देखेंगे यदि CH3CHO, तो इसके बगल वाला कार्बन को ही अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3। यानी ये वाला अल्डिहाइड जो है, ये जो एसिटल्डिहाइड है वो जो है सो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। समझ गए, ये जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। आपसे इसी क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, और ऑप्शन ये 3 में से कोई एक रहेगा, बाकी 3 देने वाला रहेगा। तो ढूंढना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे नहीं है। तो आपको पता चल गया कि फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है,
जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 होता है, इसलिए ये aldol कंडेंसेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20 को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है ना। जो क्लोरीन है वो अमोनिया NH3 से एक्सेस क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सर बनाएगा N2 गैस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना। क्या बनाएगा, N2 और NH4Cl। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 को। 21 है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता। जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं रहता है। क्लियर है। उसके बाद जो 22 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया CH3CN को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से उत्पाद क्या बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से जो अभी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा उत्तर। समझें कैसे बनता है, यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख देते हैं थोड़ा सा, कि जैसे देखिए CH3 है, CN है ना। इसका अगर अभिक्रिया करवाएंगे, थोड़ा सा इस बात को फिर से लिखते हैं। CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अभिक्रिया वाटर से कराएंगे तो HOH हो गया। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, मतलब बनाएगा CH3C। यहाँ पे आ गया कौन सा, H, है ना, सॉरी OH आ गया यहाँ पे, और डबल बॉन्ड NH आ गया, है ना। अब इसमें क्या है कि इसको टॉटोमेरिज्म कराते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है कि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पे, ये चल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, है ना। इसको फिर नेक्स्ट फर्दर जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे एक H और आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बनेगा, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोशिश हमारा ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि इसको जब देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ समझते हैं फिर से, इसको जब HOH यानी वाटर से कराएंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस जाएगा यहाँ पे और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, CH3C यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH आ गया। ये हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म करके यहाँ पे चल जाएगा वापस। तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा NH2, एमाइड बन गया। अब इस एमाइड को फिर से जब नेक्स्ट HOH यानी वाटर से करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो देखिए ये माइनस, ये प्लस जो है वो इसके साथ चल जाएगा यहाँ पे, और ये OH जो है वो यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा। तो बनेगा फाइनल क्या, CH3COOH, एसिड बना, है ना, एसिड बना। तो ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए 23 को, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, यानी मजबूत पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे जो Cl है ना, वो Cl सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ना। कहें अगर ऑर्डर में तो Cl2 बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, उसके बाद Br2 बॉन्ड होता है, उसके बाद अगर हम देखें तो F2 बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो है वो I2 बॉन्ड होता है। यहाँ पे Cl2 का अगर बॉन्ड ऊर्जा पूछा जाए तो लगभग 58 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो सबसे अधिक होता है, और I2 का लगभग 36 होता है, 36 किलो कैलोरी के बीच में। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा हैलोजन में, देखिए सभी हैलोजन है ना, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसी के बीच में है, हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, Br के बीच में बॉन्ड है, और I के बीच में। तो सबसे जो मजबूत बॉन्ड बनता है वो क्लोरीन के बीच में बनता है।
फ्लोरीन के बीच में बन सकता था, लेकिन क्या है कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज काफ़ी छोटा है और फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसके कारण क्या होता है कि लोन पेयर एक दूसरे को आपस में क्या करते रहता है, धक्का देते रहता है, जिसके कारण यह बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न 24 को देखते हैं कि विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेटिनॉल, है ना। जब एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं, तो विटामिन डी को। टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, तो विटामिन ई को। और रेटिनॉल किसको बोलते हैं, तो ए को। सभी का साइंटिफिक नेम बता दिए, है ना। अब प्रश्न ये भी रिपीटेड है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है कई बार। जैसे पूछा जाएगा कि वाटर में सॉल्यूबल कौन है, तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के फैट सॉल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ये वसा में, ये जल में, है ना, जल में। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 25 और लास्ट प्रश्न देख रहे हैं इस वीडियो सीरीज का, कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो सोना है। जैसे आप सब हमारे सोना है ना, सभी छात्र हमारे सोना हैं, वैसे जो सोना है वो खुले में पाया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि खुद को सोना की तरह कीमती और अक्रिय बनाइए, कीमती के साथ साथ अक्रिय बनाइए। कीमती तो सोना है ही, लेकिन सोना अक्रिय है, यानी क्या है, नोबेल है। क्या है, नोबेल है, किसी के से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस सीरीज में हम यहीं तक देखेंगे, है ना। अच्छा, 26वां नंबर प्रश्न एक देख ही लेते हैं कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये होगा आयरन कैथोड बनाना। आयरन कैथोड बना कर ही क्या करवाते हैं इसको, गैल्वनाइजेशन। आप सुने होंगे कि गैल्वनीकरण जो होता है वो आयरन कैथोड बना करके ही लोहा को जंग लगने से बचाया जाता है। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।